1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान को दो भागों में बांटा गया। आज का पाकिस्तान, जिसे वेस्ट पाकिस्तान, और आज का बांग्लादेश, जिसे ईस्ट पाकिस्तान नाम दिया गया। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की भाषा, संस्कृति और रहन सहन अलग होने के कारण वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाते, उनसे भद्दा और अपमानजनक व्यवहार करते थे। 1970 में ईस्ट पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीत गए, पर सारी पावर वेस्ट पाकिस्तान के हाथों में होने के कारण वहां की आर्मी उन्हें शपथ नहीं दिला रही थी। 7 मार्च 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने भाषण दिया और अपना अलग देश बांग्लादेश बनाने की बात कह दी। इस भाषण के कारण पाकिस्तानी आर्मी ने इन्हें बंदी बना लिया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिस कारण ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तानियों के खिलाफ एक मुक्ति वाहिनी नाम से ग्रोह तैयार हुआ। ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तानियों ने 30 लाख लोगों को कटवा दिया और 4 लाख महिलाओं का बलात्कार कर दिया, जिससे 10 लाख लोग ईस्ट पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। इंदिरा गांधी, जो कि प्रधानमंत्री थी, वो जानती थी जब तक ईस्ट पाकिस्तान में शांति नहीं होगी तब तक ये लोग वापस नहीं जाएंगे, और शांति तभी होगी जब इन पाकिस्तानियों को घुस के मारा जाए। इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख मानेकशॉ से कहा, आप अभी युद्ध की तैयारी करो, पर मानेकशॉ ने कहा, बारिश का महीना सर पर है और बारिश के महीने में ईस्ट पाकिस्तान की तरफ बाढ़ आ जाती है। मानेकशॉ ने कहा, हम नवंबर तक युद्ध नहीं करेंगे, पर अप्रैल से नवंबर तक हम अपने सैनिकों और मुक्ति वाहिनी गिरोह को ट्रेनिंग देंगे। 1971 में ही भारत और रूस का समझौता हो गया। भारत का प्लान था, हम ईस्ट पाकिस्तान की तरफ अटैक और वेस्ट पाकिस्तान की तरफ डिफेंस में रहेंगे, पर इस बात की खबर पाकिस्तानियों को लग गई। पाकिस्तानियों को लगा भारत वेस्ट पाकिस्तान की तरफ अभी कमज़ोर है, इसलिए 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने श्रीनगर, पठानकोट और चंडीगढ़ पर हमला कर दिया। इसी बीच पाकिस्तानियों को एक खबर मिली कि राजस्थान के जैसलमेर जिले लोंगेवाला में अभी सिर्फ 120 जवान हैं। उस समय भारत के पास ऐसे फाइटर जेट थे जो रात में लड़ाई नहीं कर सकते थे। इसी बात का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तानी लोंगेवाला में हमला करने के लिए चल दिए। लोंगेवाला में ड्यूटी कर रहे कुलदीप सिंह चांदपुरी जी से बोला गया, आपके पास अभी 120 जवान हैं और हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी आप पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए अभी आप पीछे हट जाओ। पर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी ने पीछे हटने से मना कर दिया। भारत की आर्मी पर 3 लैंडमाइन होने के कारण पहले आगे 3 लैंडमाइन लगाए, उसके बाद खाना खाने के टिफिन लगा दिए। जैसे ही पाकिस्तान की आर्मी हमला करने के लिए आगे आई तो उनके एक एक करके 3 टैंक उड़ गए। 3 टैंक उड़ने के बाद पाकिस्तानियों को पता लग गया था कि भारतीयों ने आगे लैंडमाइन लगा रखे हैं, इसलिए सबसे पहले पाकिस्तानियों ने लैंडमाइन निकालना शुरू किया और लैंडमाइन निकालते निकालते पाकिस्तानियों ने सुबह कर दी, पर लैंडमाइन की जगह निकले खाना खाने के टिफिन। सुबह होते ही पाकिस्तानियों ने भारत पर हमला बोल दिया। इधर चांदपुरी जी ने बालों के बीच गड्ढे बनाए और 2-2 किलोमीटर की दूरी पर एक सैनिक बिठाया, जिससे पाकिस्तानियों को लगा कहीं हमें गलत खबर तो नहीं मिल गई, क्योंकि 2-2 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। चांदपुरी जी ने पाकिस्तानियों को सुबह तक उलझाए रखा और अब बारी थी इंडियन एयरफोर्स की। सुबह होते ही भारत की एयरफोर्स ने पाकिस्तानियों पर हमला बोल दिया और मार मार कर पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। इस हमले के कारण पाकिस्तानी अपने टैंक और मरे हुए सैनिकों के शव तक लेने नहीं आए। अब इंडियन नेवी कहाँ पीछे हटने वाली थी। 5 दिसंबर को
इंडियन नेवी ने कराची ध्वस्त कर दिया। गुस्से में बौखलाया पाकिस्तान ने आईएनएस विक्रांत को ध्वस्त करने के लिए पीएनएस गाजी को भेजा और इधर ईस्ट पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी गिरोह पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था और इनका साथ दे रही थी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स। आईएनएस विक्रांत जो बंगाल की खाड़ी में खड़ा था, उसे डुबाने के लिए जब पीएनएस गाजी को भेजा तो इसकी खबर इंडियन खुफिया एजेंसियों को लग गई। पीएनएस गाजी को अगर कोई मार सकता था तो वो था आईएनएस राजपूत, जिसके इंजन में खराबी होने के कारण विशाखापट्टनम पर मरम्मत चल रही थी। भारत सरकार को पता था कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के कुछ खबरी जरूर होंगे जो पाकिस्तान को पल पल की खबर दे रहे होंगे। आईएनएस विक्रांत के जितने भी अधिकारी थे उनसे बोला गया कि सब लोग अपने अपने घर फोन करो और कहो कि हम आ रहे हैं विशाखापट्टनम पर। और विशाखापट्टनम पर जितने भी मछुआरे थे उनसे बोला गया सब लोग हट जाओ, क्योंकि यहाँ आ रहा है आईएनएस विक्रांत। अब पाकिस्तानियों को खबर लग गई कि आईएनएस विक्रांत बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि विशाखापट्टनम पर है। अब पीएनएस गाजी बंगाल की खाड़ी न जाकर विशाखापट्टनम की ओर चल दिया, पर वहाँ उसका इंतजार कर रहा था आईएनएस राजपूत। पीएनएस गाजी जब तक विशाखापट्टनम पर पहुंचकर हमला करता, उससे पहले आईएनएस राजपूत ने हमला करके उसे डुबो दिया। इतना सब कुछ होने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका में फ़ोन किया और अमेरिका ने ये मुद्दा यूएनओ में उठाया और कहा ईस्ट पाकिस्तान में भारत जुल्म कर रहा है। रूस ने वीटो करते हुए कहा कि भारत जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7वां बेड़ा और ब्रिटेन ने अपना ईगल नाम का बेड़ा भेज दिया। इंदिरा गांधी ने जब रूस से मदद मांगी तो रूस ने भारत की मदद के लिए अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। रूस को सामने देख ब्रिटेन पीछे हट गया और ब्रिटेन को पीछे हटते देख अमेरिका भी पीछे हट गया। पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए निर्मल सिंह अरोड़ा ने ढाका में सैनिकों के बेस में पुतलों को एयर ड्रॉप करा दिया। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के गवर्नर एएच मलिक के घर हमला कर दिया। घर पर न होने के कारण एएच मलिक बच तो गया, लेकिन उसने अगले ही पल अपना त्याग पत्र दे दिया। निर्मल सिंह अरोड़ा ने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट मियाँ जी से कहा, अगर आप आधे घंटे के अंदर सरेंडर करते हैं तो हम आपको और आपके सैनिकों को कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो अब हम अपने हमले 10 गुना और तेज कर देंगे। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल मियाँ जी ने निर्मल सिंह अरोड़ा के सामने 93,000 सैनिकों को लेकर आत्मसमर्पण कर दिया, जिस कारण उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो गया। दोस्तों, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।